स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंप्यूटर ट्रांसलेशन लेयर के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो इसका ट्रांसलेशन लेयर का जरूरत पड़ रहा है। तो समस्या ये है कि हमारा बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब बहुत आदम जमाने का बना है। ये बेसिकली लेगेसी सिस्टम पे ही ग्रो किया गया है। और लेगेसी सिस्टम का मतलब कहता है 1970s, मतलब लिटरली 1980 से पहले का बहुत सारा अभी के टाइम में जो कंप्यूटर में आर्किटेक्चर है, जो सिस्टम है, वो वहां से चले आ रहा है। तो ये दिक्कत है। और ये समझिए कि उसका पेनल्टी ये होता है कि बहुत सारा चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ब्लोटेड है और बहुत सारा चीज़ उसमें पहले का पड़ा हुआ है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के नाम से। तो ये समस्या बहुत सीरियस है। अब रहा बात, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी पहले दिनों में बहुत मायने रखता था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं था कि स्कूल भर-भर के प्रोग्रामर्स निकल रहे हैं। एक ही 2 लोग होते थे जो कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली उनका प्रोग्राम के लिए हार्डवेयर बनाया जाता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी था ये समझिए बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। लेकिन उसको चलते-चलते बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी खुद का एक समस्या बन गया। यानी कि ठीक है, आप 1990 तक ले आए सारा, अब फिर से फ्रेश नहीं सर, अभी भी आप चलते जा रहे हो। अब जितना उसका बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उतना बड़ा फचांग बनते जा रहा है। आपको फ्रेश स्टार्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, चाहे वो मैक में हो, चाहे मतलब x86 हार्डवेयर में हो, हर जगह ये समस्या बढ़ गया। तो ये सीरियस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि आपका ओल्ड कन्वेंशन और जो लिमिटेशन था, उसको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इस टाइम सिलिकॉन बनाया जा रहा था, उस टाइम अलग इकोसिस्टम था। उस टाइम लोगों को लग रहा था कि ये होगा, वो होगा, लेकिन जब बदल गया तो ये मतलब जो पुराना आर्किटेक्चर है, अब ज़बरदस्ती का ढो रहे हैं। मतलब अब इसको इसके आज के टाइम से कंपेयर करेंगे, कैसे सेंस बनेगा? क्योंकि आप देख लीजिए कि 1970 में कितना हम लोग कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकते थे, और अभी इतना बड़ा वो नंबर है एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन में कि उसमें ज़ीरो आप नहीं लिख सकते, उसमें आपको लिखना पड़ेगा टू द पावर 15, 16। तो समझना बहुत ज़रूरी है भाई, मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी पड़ने पानी धड़धड़ा के भर गया। हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर चुके हैं, यानी कि बेसिकली अब जो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी हमारे पास आ गया है, अच्छी बात है, आप पुराना कुछ भी चला सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये अब लिमिट कर दे रहा है हम लोग का, मतलब लोग का पंख निकल नहीं रहा है, क्योंकि लेगेसी जो मतलब जैसे आप पूरा सिस्क आर्किटेक्चर जो है, वो इस बात पे बनाया गया था कि रैम महँगा होगा। क्या रैम महँगा है? नहीं। जिस टाइम ये सब सिस्क आर्किटेक्चर लिखा गया था, उस टाइम रैम के 1-1 मेगाबाइट के लिए लड़ाई होती थी। अभी के टाइम में, अरे लो यार, आपके फ़ोन में 12 जीबी का रैम पड़ा हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इतना चेंजेस हो गए पैराडाइम में, और इसीलिए आर्म एक्चुअली सिंपल निकल गया, क्योंकि आर्म रिस्क पे चल रहा था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और वो अज़्यूम कर रहे थे कि हार्डवेयर धीरे-धीरे सस्ता हो जाएगा। हो गया। धड़-धड़ा के वो आगे चल गए, धड़-धड़ा के कम बिजली में ज़्यादा काम करने लगे। और अब x86 को ही प्रॉब्लम हो गया कि भैया हम x86 चलाना चाहते हैं, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा खुद का सिलिकॉन उसको नहीं सपोर्ट करता है। सिलिकॉन लेवल पे, यानी कि एक्चुअल सिलिकॉन में ट्रांसलेशन इंजन्स रखे हुए हैं, जो माइक्रो कोड को ट्रांसलेट करता रहता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गया है। ये जो भूतकाल का लेगेसी लेते आ रहे हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा x86 के अंदर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, वेब ब्राउज़र में है, जितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड किट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जितने लैंग्वेजेज़ हैं, जितनी लाइब्रेरी है, सब में ये अथाह भर गया है। मतलब कि हमें क्लीन स्लेट मिल ही नहीं पा रहा, हर चीज़ एक दूसरे से फँसा हुआ है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। तो बात करते हैं अभी इसके पीछे इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है। तो बात ये है कि कंप्यूट जो है आज के टाइम में, मतलब अगर आप 1970 में बोलते हैं कंप्यूट हर किसी के लिए ज़रूरी है, कोई नहीं मानता। लेकिन आज हर बच्चा कंप्यूट के भरोसे ही जी रहा है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन है। और मतलब हर चीज़, मतलब आपका बैंकिंग से लेके आपका एंटरटेनमेंट से लेके मतलब ट्रांसपोर्टेशन तक, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी तक, हर चीज़ में कंप्यूट जा रहा है। तो कंप्यूट अब हमारे लिए कंपल्सरी हो गई, यानी मार्केट जो है वो बढ़ गया है। पहले होता था कि भैया मिलिट्री के लिए बनाया जाता था कि वो बैलिस्टिक कंप्यूटेशन कर सकें, गाइडेंस कर सकें, ये सब कर सकें। अब वो सब तो बहुत छोटा-सा हिस्सा हो गया है। अब सबसे बड़ा उससे बड़ा सर्वर तो आपका नेटफ्लिक्स में लग जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि मार्केट बड़ा हुआ तो कॉम्पिटिशन हुआ। कॉम्पिटिशन हो गया तो कॉम्पिटिशन अभी धड़-धड़ा के भाग रहा है। और यहीं पे सबको समझ में आ जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हम और पावर दे देते हैं। सर बैटरी पे आप चल रहे हो, बैटरी पे पावर कैसे दोगे? मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफ़ोन में बैटरी में आप कैसे ज़्यादा पावर दोगे? तो वो एक लिमिट बनाता है। तो एक्चुअल प्रोग्रेस, अब लड़ाई जो हो रही है, मतलब 2015 से, वो हो रहा है मोर कंप्यूट फॉर लेस पावर, यानी कि आप क्रंच अभी भी उतना ही कीजिए, बट बिजली कम खाइए। क्योंकि अब जो मोबाइल फ़ोन है तभी वो ज़्यादा चलेगा। दूसरा, आपके जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर का भी एक अपर लिमिट है, उसमें आप नहीं बोल सकते हाँ जी 6000 मतलब मेगावाट इसको दे दो तब चलेगा। नहीं कर सकते उतना। तो एक सीरियस समस्या बन गया है कि
पावर इफिशिएंसी के पीछे हर कोई भाग रहा है, बड़ा से बड़ा भाग रहा है, छोटा से छोटा, यानी कि मोबाइल फोन, माइक्रो कंट्रोलर, स्मार्ट वॉच, ये सब भी स्मार्ट इसके एनर्जी इफिशिएंसी पीछे भाग रहे हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप भी भाग रहा है, सर्वर बिना इसके चल नहीं पाएंगे। तो हर कोई कूद पड़ा इस इकोसिस्टम। अब जैसे ही आप कूदे तो शुरू-शुरू में ऊपर लेवल का सब लोग मॉडिफिकेशन कर दिए। अब रहा बात की घुसते-घुसते पता चला कि फाउंडेशन ही एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? उसमें बहुत सारा ब्लोट भर गया है। हर चीज़ में मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, चाहे भी कोई भी एपीआई लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, सब में यही समस्या बन गया है। तो वही है। अब रहा बात की प्रॉब्लम ये होगी कि हमने सिलिकॉन तो बहुत बढ़िया कर दिया। मतलब आपका सिलिकॉन ये है एएमडी का 1999 के आसपास में उतारा गया था। ये था आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ छुआ था। ये पहला सिलिकॉन था मतलब सिविलियन यूज़ में जो 1 गीगाहर्ट्ज़ पे चला था, बल्ले-बल्ले। कुछ ही साल के बाद ये आ गया जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता था। मतलब ओवरक्लॉक करके बट छू सकता था 5 गीगाहर्ट्ज़। अभी मेरा जो सिस्टम है अगर थोड़ा-सा भी ठंडा रखेंगे आराम से 5 गीगाहर्ट्ज़ चल जाएगा, वो 4.8 पे चलता रहता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से यहाँ हम लोग बहुत तेज़ी से कूद गए। सिलिकॉन का ग्रोथ अथाह बम-बम हुआ है। अब रहा बात की उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमारा फंडामेंटल जो कोर आर्किटेक्चर्स हैं, वो चिपका हुआ है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के चक्कर में, तो ब्लोट बहुत बढ़ गया है। तो यानी एक अपर लिमिट बन जाता है कि आप कितना भी पुश करें, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते, बॉटलनेक है। मतलब कि वो पुराना आर्किटेक्चर को आप फँस गए उसके चक्कर में, तो यही है। और तो यहाँ पे अब लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि कहिए 2015 से कि मॉडर्न हार्डवेयर बहुत फास्ट हो गया है। मतलब हम लोग जो आइडिया लेके चल रहे हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज़ के लिए बनाया गया था। अब तो हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ है। तो क्या बदल सकते हैं? तब हिसाब आया कि भैया अभी के टाइम में ट्रांसलेशन लेयर लगा के आप ट्रांसलेशन कर भी सकते हैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। और वो सारा लिमिटेशन जो है पुराने सिस्टम का वो बायपास कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हम लोग किस स्पीड से हर्ट्ज़ में भागे हैं, ये इतना बड़ा इस जंप है। बोलें लाइन तो सीधा है, जंप क्या है? जंप ये है, ये लॉगरिदमिक है। सीधा-सीधा दिखा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी टाइम पहले किलो हर्ट्ज़ में बात होता था। आप लोग देखते होंगे माइक्रो कंट्रोलर अभी भी किलो हर्ट्ज़ में चलता है। किलो हर्ट्ज़ से मेगाहर्ट्ज़ गए, वो मेगाहर्ट्ज़ से गीगाहर्ट्ज़ गए और ये सारा आखिरी में ही हुआ है। ये सारा आपका जो गीगाहर्ट्ज़ जंप है यहीं पे हुआ है। तो ये बहुत तेज़ी से हमारा मॉडर्न हार्डवेयर ग्रो कर गया है और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पीड की बात हो रही है। स्पीड तो एक सॉर्ट पे प्लेटो पहुँच गया क्योंकि एक पॉइंट के बाद सिग्नल बहुत अनस्टेबल हो जाता है। जहाँ 5 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़ करने लगते हैं, सिग्नल अनस्टेबल होने लगा। वो फिज़िक्स का लिमिटेशन है, तो इसलिए कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश अब ये करता है ज़्यादा रिफ़ाइन करो, ज़्यादा पैरेलल कोर्स डालो, ना कि ये सीपीयू क्लॉक को बढ़ाने के पीछे अब हम लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम की सर कंपटीशन बम-बम हो गया है। सबको कंप्यूट चाहिए, सबको कंप्यूट देने का एक ही रास्ता है, आप उसमें ये कीजिए क्या बोलते हैं ज़्यादा कंप्यूट कीजिए कम पावर पे। वो करने के लिए एफिशिएंट होना होगा, वो एफिशिएंट होने के लिए आपको बॉटलनेक्स हटाने पड़ेंगे। बॉटलनेक्स हटाने के लिए पुराना सिस्टम को अगर मेंटेन रखना है, ट्रांसलेशन लेयर से आना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट उसे रॉ हार्डवेयर पे चलाएँ। और ट्रांसलेशन लेयर आज के टाइम में आप इतना एफिशिएंट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली ज़्यादा बेटर चलेगा। तो इसीलिए अभी के टाइम में ये सब होना पॉसिबल हो गया। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अपना ही बना ले रहा है प्रोसेसर, अमेज़न अपना ही बना ले रहा है, मेटा अपना ही बना ले रहा है, गूगल अपना ही बना ले रहा है। तो अब बात करते हैं इस पे काफ़ी पॉपुलर जो लेयर्स हैं, जैसे कि रोज़ेटा 2। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसको रोज़ेटा 2 इसलिए बोलते हैं कि रोज़ेटा 1 भी आया था, जो स्टीव जॉब्स अनाउंस किए थे। तो ये 2006 में अनाउंस किया गया था और ये था कि पावर पीसी से x86 पे कूदे थे। पहले ये लोग मोटोरोला का प्रोसेसर से चलते थे और उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया मोटोरोला से, तो वो इंटेल पे कूदे। अब रहा बात कि मोटोरोला वो समझिए 2006 तक काफ़ी बड़ा मतलब उनका इकोसिस्टम था जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे थे। अब रहा बात कि एकाएक उनको छोड़ देते कि भैया नहीं, आपका हम सारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद कर देंगे, तो काम नहीं चलता। तो उन्होंने ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बनाया। तो ये उस टाइम में डायनेमिक बाइनरी ट्रांसलेशन, रन एग्जिस्टिंग एप्स, ट्रांसपेरेंट टू यूजर, लाइट वेट, फास्ट इनफ, ये उस टाइम में था। फास्ट इनफ मतलब कि थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन चलेगा। मतलब इनका मेन सेलिंग पॉइंट था कि जितना भी एप्स है वो नेटिवली पोर्ट कर देंगे और चलेगा। मतलब कि रन टाइम में जहां पे आप एप्लीकेशन चला रहे हैं वो बीच में आके अच्छा ये पीसी में मतलब कि पावर पीसी में ये इंस्ट्रक्शन सेट है, x86 में उसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो लेता था, ट्रांसलेट करता था x86 यानी कि इंटेल को, ना कि मोटोरोला को, इंटेल को भेज देता है तुम बताओ, और जो डेटा था तो उसके बात करता, बीच में ये ट्रांसलेशन लेयर के तौर पे काम करता है। और आप लोग सुनेंगे बार बार रोजेटा क्यों बोला जाता है। एक पत्थर मिला था जिसे हम लोग रोजेटा स्टोन कहते हैं, उसमें 3 प्राचीन भाषा लिखा हुआ था और तीनों का क्रॉस रेफरेंस करके हम लोग को वो तीनों लैंग्वेज को डिकोड कर पाए, इसीलिए वो रोजेटा ट्रांसलेशन के लिए काफी मतलब प्राइम एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये हो गया। अब रहा बात कि रोज़ेटा 2 को उतारा गया है, आपका ये उतारा गया है 2020 में, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं। अब ये है कि इंटेल से कूद के अपना में मतलब आर्म मैक सिलिकॉन जो है उसमें कूदने के लिए बनाया गया। और इसमें वही समझिए, इसमें 2 मेन सिस्टम एम्प्लॉय किया जाता है। पहला होता है बाइनरी ट्रांसलेटेड वंस, मतलब कि आपका बाइनरीज लोड हुआ, ट्रांसलेट कर दिया, उसको कैश में डंप कर दिया, अब वो वहीं से सारा चीज़ चल रहा है।
दूसरा होता है ट्रांसलेशन ऑन फ्लाई। ये होता है कि जहाँ पे कोई रैंडम एप्लीकेशन उसको बार-बार आप कैश नहीं करोगे। तो ये डिपेंड करता है जो लोग मतलब इसको लिखे हैं रोज़ेटा 2 को, वो सॉर्ट करते हैं, आपको नहीं लोड लेना है। लेकिन उसके अंदर 2 औज़ार है। औज़ार एक है कि आपका एक बार ट्रांसलेट करके रख दो, जैसे मान लो कोई कोर एप्लीकेशन कमांड है, वो बार-बार चलाएगा वो कमांड को, उसको भैया कैश में रख दो, बार-बार मत ट्रांसलेट करो। कोई छोटा-छोटा कमांड है, जैसे आप फ़ोटोशॉप चला रहे हो तो उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ये हैं प्लगइन्स हैं जो लोड होते हैं जब आप एक्टिवेट करते हैं, तो उसको कैश में रख के क्या फ़ायदा, कैश भर देंगे आप बेमतलब का। तो इसीलिए 2 अलग-अलग टूल किट से मैनेज किया जाता है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये परमानेंट नहीं है। रोज़ेटा 1 को भी त्याग दिया गया 5 साल के बाद और रोज़ेटा 2 को भी, यानी अब इसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। यानी कि एप्पल इसे बनाता था, मतलब कि रोज़ेटा को, कि हम आपको समय दे रहे हैं, इस समय में यानी ये 5 ईयर का हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इसमें आप पोर्ट कर दीजिए। हम आपको वापस नहीं जाने देंगे और ना ही रोज़ेटा को हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए जितने भी गेम्स अभी चल रहे हैं रोज़ेटा का इस्तेमाल करके, उनके पास ऑप्शन है, या तो आप मैक के लिए नेटिवली पोर्ट करें, या तो मनाएँ कि रोज़ेटा का कंपनी क्लेम कर रही है कुछ-कुछ जैसे गेमिंग वाले में, क्योंकि गेम उतना नहीं पोर्ट करने वाला, मतलब क्यों नहीं करेंगे, वो सेलर नहीं है ना, सेलर सॉरी मार्केट नहीं है। मैक बिकता ज़रूर है लेकिन गेमर्स उतना खरीदते नहीं हैं और गेमर्स उतना नहीं खरीदते तो गेमर्स उतना खर्च नहीं करते, तो फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए मतलब स्टीम भी उतना मेहनत नहीं करता है। मतलब स्टीम आराम से कर सकता है उन पोर्ट करके, वो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपना इक्विपमेंट में। तो बात वही है कि बड़े-बड़े स्टूडियो के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको था कि ठीक है, जैसे मान लीजिए एडोबी का जो स्वीट है, वो तुरंत चलेगा रोज़ेटा 2 पे और वो 4-5 साल में वो धीरे-धीरे पोर्ट करते चले जाएँगे। तो वही है, 5 साल है, इसका अब एक्सपायरी हो चुका है। अब इसको धीरे-धीरे बंद किया जाएगा, डेप्रिकेट कर देंगे। तुरंत तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन चांसेस वही है, 5 साल का ही सपोर्ट देते हैं। तो ये था रोज़ेटा 2। इसी से एप्पल, चूँकि रोज़ेटा 1 बना चुका था, तो काफ़ी गलती से सीख चुके थे। तो रोज़ेटा 2 काफ़ी स्मूथ था कंपेयर टू, मतलब पावर पीसी से जो x86 में कूदे, इसमें बहुत हाय तौबा हुआ। लेकिन x86 से आर्म में कूदे उतना नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ेटा 2 इनका काफ़ी रिफाइन हो चुका था। तो यही इनका मेन सेलिंग पॉइंट है, इसीलिए मैक सिलिकॉन बनाने में इन्हें उतना दिक्कत नहीं हुआ। एक पहले ही एक्सपीरियंस ले चुके थे, दूसरी बार भी, और ये एकदम क्लियर कट लेके आते हैं। ये इकलौती कंपनी है, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का कोई लेना-देना नहीं है। मतलब आप विंडोज़ में लिटरली 1990 का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इसमें हम नहीं, डिलीट करो भैया, हो गया। 2006 5 साल गिनो, आगे बढ़ो। ये भूतकाल को बहुत अच्छे से डिलीट करते हैं, मतलब शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। तो वही समझिए, रोज़ेटा 2 भी अब शिफ्ट डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, वो तो काफ़ी सक्सेसफुल, उससे भयानक सक्सेसफुल स्टोरी प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों सक्सेसफुल है? एक बहुत ही छोटा कंपनी जिसके एम्प्लॉयी काउंट बहुत ही छोटा है, मतलब उससे ज़्यादा झाड़ू लगाने वाले एप्पल रखते हैं, उतना छोटा कंपनी एक ऐसा चीज़ कर दिया जो सोचना भी पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने विंडोज़ गेम को लिया और इसको लिनक्स पे चला दिया और वाइन का इस्तेमाल कर, वाइन है विंडोज़ एमुलेटर, तो उसको इस्तेमाल किया और वाइन को लेके इन्होंने बस वैसे नहीं यूज़ किया, नहीं तो सब लिनक्स यूज़ कर लेता, वैसा नहीं कर सकते हैं। उसको लेके, मैं बार-बार बोलता हूँ, लिनक्स का कोई मतलब नहीं कि जब तक उसपे कोई कंपनी पैसा नहीं डाले। लिनक्स ये मतलब वाल्व जो है उसपे दबा के पैसा डाला। उनका उन्होंने एक ब्रांच निकाला, उस ब्रांच को नाम दिया प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन को समझिए, इसमें सारा विंडोज़ का एपीआई है, यानी एप्लीकेशन जो ब्रिज है, समझ लीजिए जो विंडोज़ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ब्रिज को ऐसा कर दिया कि यूनिक्स पे चल सके। यूनिक्स क्या है? लिनक्स वाला जो कर्नेल सिस्टम है, उस पे चल सके। तो करता क्या है? जैसे गेम आप खोलते हो, गेम करता क्या है? गेम बोलता है भैया हमको जीपीयू से बात करना है, तो जीपीयू से किस भाषा में बात करता है? वो बात करता है डायरेक्ट एक्स पे, जो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। डायरेक्ट एक्स 9, डायरेक्ट एक्स 10, डायरेक्ट एक्स 11, ये सब सुनते होंगे। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक लेयर डाला गया है जो वल्कन में उसे ट्रांसलेट करता है। वल्कन क्या है? एक नया एपीआई है, डीप लेवल का, लो लेवल एपीआई, जो आपको हार्डवेयर पे एक्सेस देता है। लेकिन रहा बात कि गेम लिखा नहीं गया है वल्कन के बात करने के लिए, तो वो उसके बीच में घुस जाता है कि ठीक है सर, ये ग्राफिक्स कार्ड से ये कमांड मांग रहा है, हम ट्रांसलेट कर देते हैं। मतलब वो समझिए हिंदी में बात हो रही है, उधर इसको इसमें कर दे रहा है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहा है, फिर इंग्लिश से जो जवाब आ रहा है उसे फिर हिंदी में कन्वर्ट करके वापस दे दे रहा है। तो ये होता है। और फिर वो सब तो डायरेक्ट एक्स 11 तक हुआ, लेकिन आपको पता होगा अभी डायरेक्ट एक्स 12 चल रहा है। तो VKD 3D ये इनका प्रोटॉन का सिस्टम है जो कि डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्ट करता है। और फिर रहा बात, ये तो हो गया आपका ग्राफिक्स में जो चल रहा है। फिर रहा बात कि ऑडियो कहाँ से आएगा? ऑडियो आता था माइक्रोसॉफ्ट का एक्स ऑडियो, मतलब एक आप बहुत घुसोगे कर्नल में तो दिखेगा। तो वो एक्स ऑडियो को एफ ऑडियो से ये लोग पोर्ट किए हुए हैं। तो ये कर क्या पाए? ये कर ये पाए कि स्टीम ओएस, मतलब अभी अगर आप स्टीम ओएस खरीदते हैं रॉग के डिवाइसेस में, रॉग सबसे पहले लाया मार्केट में, और भी आ जाएंगे। तो अभी के टाइम में ये है कि विंडोज लगा, मतलब सेम हार्डवेयर है, x86 हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर में आप विंडोज इंस्टॉल कीजिए, उसमें गेम स्टीम लगाइए, स्टीम से गेम इंस्टॉल कीजिए और गेम खेलिए, वर्सेस स्टीम ओएस लगाइए, उसमें विंडोज का गेम खेलिए, विंडोज का गेम स्टीम में ज्यादा बेटर चल रहा है। ये सिर्फ 2 साल का मेहनत पे ये कर पाए। तो वही समझिए, प्रोटॉन पे ये दबा के मेहनत की है,
दबा के। और इनके पास सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जितना ये ट्रांसलेशन लेयर में मेहनत कर रहे हैं, इनका गेम लाइब्रेरी खुद ब खुद बढ़ते जा रहा है। मतलब शुरू में ये कुछ मतलब 1000 गेम पे मेहनत करो, इसको चलाओ, फिर धीरे-धीरे सारे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर अरे सर ये कमांड ऊट-पटांग सा डाल रहा है, मान लीजिए कि डायरेक्टक्स 9 में ये ऊट-पटांग कॉल मार रहा है, ठीक है? उस कॉल को सॉल्व करो। फिर ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व किए। तब धीरे-धीरे ये हो गया कि उनको चेक भी नहीं करना पड़ रहा है, सर वो विंडोज़ पे अगर चलता है, हमारे में चल ही जाएगा, 99% चांसेस चल जाएगा और बेटर चलेगा। और रहा बात बेटर क्यों चलेगा? बेटर इसलिए चलेगा कि विंडोज़ में ब्लोट बहुत है। जो मैं बार-बार बोलता हूँ ना, ब्लोट भर गया है हर चीज़ में। विंडोज़ का सारा ब्लोट को हटा के हार्डवेयर से खुला सांस ले रहा है। हार्डवेयर इज़ लाइक तो उड़ रहा है। और उसी लिए वो मतलब जो Xbox हैंडहेल्ड के पीछे बात किया जा रहा है वही है कि विंडोज़ में जान बहुत है, बस बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। वो कचरा को Xbox वाली टीम अगर डिलीट कर दे, वो खुद ही बता रहा है कि 2 जीबी का रैम तो वो बचा ही डाले बेस सिस्टम में। बेस में वो 4 खा रहा था, 2 जीबी वो कम कर दिया। तो हिसाब वही है कि जान बहुत है बट कचरा बहुत है। यहाँ पे उन्होंने कचरा हटा दिया और 2 साल में कर दिया। पछता नहीं था कैसे, मतलब आप स्टीम डेक का रिलीज़ डेट का देखिए, उसमें सब लोग बोलेंगे कुछ ही गेम चल रहा है। अभी देखिए इट्स लाइक भैया विंडोज़ से बेटर चल रहा है। ये सिर्फ़ 2 साल में हुआ। नहीं मतलब गेब न्यूअल थोड़ा मेहनत करती है कि भैया हम दिखाते हैं, बहुत लोग हुलू-लुलू कर रहे हैं, हम थोड़ा दिखाते हैं गेमिंग कैसे होता है और ट्राई भी नहीं कर रहे। मतलब जितना स्पीड से ये 2 साल में गेमिंग को ले आए, एप्पल भी नहीं कर पाया। महाराज जी बहुत स्पीड पे चल रहे हैं और इनका मूड खराब हुआ तो क्या पता x86 कूद जाएँगे, आर्म में कूद जाएँगे। भैया हम अपना ही सिलिकॉन बना देते हैं। हम शॉकिंग भी नहीं होगा वो बाय द वे, ये जिस स्पीड पे चल रहे हैं। अब बात करते हैं अमेज़न वेब सर्विसेज़ का। तो ये समझिए ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है क्योंकि अमेज़न वेब सर्विस एक टाइम पे बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट का लेके रखा होता। अभी उतना नहीं है। लेकिन एक टाइम पे मतलब इंटरनेट अमेज़न वेब सर्विस होता था। मतलब कि अगर अमेज़न वेब सर्विस डूब गया, खत्म हो जाता है इंटरनेट। इतना ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो थैंकफुली 3-4 ठो कॉम्पिटिशन हो गया। गूगल थोड़ा संभाल लिया, माइक्रोसॉफ्ट संभाल लिया है और छोटे-मोटे छोटे लोग भी संभाल लिए हैं। लेकिन एक टाइम पे अमेज़न वेब सर्विस दादाजी था। मतलब कि अमेज़न वेब सर्विस वर्सेस बाकी सारे लोग। तो अमेज़न वेब सर्विस करता क्या है? वो रफली ये करता है कि वर्चुअलाइज़ कर देता है। उन्होंने हार्डवेयर लिया, मतलब एक्चुअल सिलिकॉन है, रैम है, सीपीयू है, पावर सप्लाई, हार्डवेयर लिया, उसको वर्चुअलाइज़ किया। वो वर्चुअलाइज़ेशन का जो कंटेनर है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो उनका खुद का है, कस्टम है। उसको लिया और उससे ये करके वर्चुअलाइज़ करके वो आपको सेल करते हैं। आपको वो कंप्यूट कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो आप पे? आप चाहते हो कि आपको खूब डेटाबेस स्टोरेज चाहिए, डेटाबेस बना दो। आपको चाहिए लाइब्रेरी स्टोरेज जैसे नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, वो कर लो। आपको चाहिए एआई क्रंचिंग चलाना है, तो वो चलाइए। आपको मशीन लर्निंग चलाना है, वो चलाइए। वो हार्डवेयर लेते हैं, वर्चुअलाइज़ करते हैं, वर्चुअलाइज़ करके आपको पैकेज बेचते हैं। अब रहा बात है, इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनके पास कंप्लीट कंट्रोल है। जैसे कि मैक का हम एप्पल को बोलते हैं, एप्पल के पास कंट्रोल है। अमेज़न वेब सर्विस बोलेगा, भैया वो सब कंट्रोल तो हम आदिम ज़माने से हैंडल किए हुए हैं। तो वो कंट्रोल पूरा है हार्डवेयर लेवल से ऑपरेटिंग सिस्टम तक। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा नहीं है जैसा आप और हम यूज़ करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये लोग क्या किए कि इन हाउस उसको धीरे-धीरे पोर्ट करना शुरू कर दिए। क्यों किए? क्योंकि पहली बात x86 का परफॉर्मेंस ग्रो नहीं कर रहा था। मतलब बीच में एक टाइम बहुत खराब था x86 के लिए, मतलब कि ये 2015 से 2020 तक कुछ भी ग्रोथ नहीं होता। AMD उतना अच्छा नहीं था और इंटेल लिटरली लॉल कर रहा था, लॉल। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे बस 14 नैनोमीटर प्लस करते जा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उस टाइम इन्होंने बोला हम अपना सिलिकॉन बनाते हैं, एक छोटी सी कंपनी खरीदे, पैसा दबा के डाले, अपना सिलिकॉन धीरे धीरे बनाया और चूंकि इनके पास पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टैक कंट्रोल था, वो दे दिया। और रहा बात कस्टमर को क्यों नहीं फर्क पड़ता, वर्चुअल है, वर्चुअल लेयर पे वो ऐसे ही चल रहे थे, उनको टेंशन था ही नहीं, तो वर्चुअल लेयर पे कर दिया। तो लेकिन हाँ, इन हाउस इन्होंने किट बनाया और आपको लाइब्रेरीज डेवलप करना पड़ा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट विद गाइड, यानी कि जो लोग पोर्ट कर रहे थे शुरू शुरू में उनको हेल्प किया इन्होंने। ऐसा छोड़ देना नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन लेयर कोई भी बना सकता है, लेकिन वो एक ट्रांसलेशन लेयर जो अच्छे से स्मूथली चले, आपको हेडेक ना लेना पड़े, उसके लिए जो ट्रांसलेशन की लाइब्रेरी बना रहा है उसे बैठ के मेहनत करना होता है। सारे कस्टमर अगर रैंडम एक पिंग होगा, अरे सर ये पिंग किया, क्रैश कर गया सिस्टम, उसको सॉल्व करो, छोड़ नहीं सकते। तो ये लोग अपना खुद का ये लोग बना रहे हैं। मतलब ये ऑसिलोस्कोप का दाम देख के तो हार्ट अटैक आ जाता है भैया, वो आई डायग्राम निकालने के लिए सिग्नल पे। तो वही समझिए काफ़ी मेहनत की और ये बहुत बड़ा बात था। ये जहाँ कर लिए, धड़धड़ा के बाकी सब लोग कूद गए कि भैया हम भी अपना सिलिकॉन बनाएं, हम काहे इंटेल को पैसा दें, हम काहे AMD को पैसा दें, हम अपना ही करें, क्योंकि पैसा तो हमको ऐसे भी देना पड़ रहा है। बस एटलीस्ट अपने से बनाने पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब इनके पास बेनिफिट है, ये इनका फोर्थ या थर्ड इटरेशन है सिलिकॉन का, कि सर हमको ये जैसे मान लीजिए इंक्रिप्शन की का उतना ज़रूरत नहीं है, मत डालो। सर ये जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी के लिए कोई सर्वर्स बना रहे हैं, सर उतना इंक्रिप्शन मत दो,
रखो। फिर अगर सर इसमें बहुत कंप्यूट हो रहा है, ठीक है, इसमें एफपीजीए यूनिट्स बढ़ा, ये सॉरी एफपीजीए बोल रहा हूँ, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दो। इसमें सर इसमें बहुत इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे मान लो कोई इमेज एनालिसिस के लिए कर रहा है, उसमें आप उस तरह का डाल दो। ये अपने से हार्डवेयर में छेड़खानी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो वो क्यों पैसा दें दूसरे को। ये बहुत बड़ा जंप था, और ये जैसे ही थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुए, धड़धड़ा के अमेजोन बोल रहा हूँ, अमेजोन का देखा देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी कूद गया। तो सोच लीजिए दुनिया का दो सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, मतलब इंटरनेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि इंटरनेट कहाँ जाता है, अजूर में जाता है या अमेजोन वेब सर्विस में जाता है, उन सब का ये हो गया। और गूगल भी धीरे धीरे कि भैया हम भी अपना सिलिकॉन बनाते हैं। तो यही ट्रांसलेशन लेयर का खेला है, और किसी को मेहनत करना होता है पीछे। मतलब आप ऐसा नहीं कि ओ मैंने कर दिया आप चलाओ चलेता है, तो नहीं, वैसे कंपनी नहीं आएगी आपके पास। आपको पूरा लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गाइड करना पड़ेगा। कई कई केसेस में अपने से लोग पैसा देके खर्च करवाए हैं कि ठीक है सर आप पोर्ट कर दो, हम करते हैं। मतलब फायदा क्या होगा, उतना बड़ा हम कस्टमर नहीं। बात है कि आप पोर्ट कर दोगे, एज केसेस मिलेगा, एज केसेस ठीक कर दोगे, बड़े कस्टमर का हेडेक खत्म हो जाएगा कि अरे उप्स होता है कि नहीं। इसीलिए वाल्व इतना मेहनत कर रहा था कि ट्रांसलेशन लेयर बेटर करो, ना कि अच्छा ये गेम को हमने पोर्ट कर दिया। ना ना ना, ट्रांसलेशन लेयर करो, सारा गेम चलेगा, सारा का सारा गेम चलेगा। और जहां एक बार उनका नंबर बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए 50,000 गेम चलने लगता है और कोई गेम नहीं चल रहा है, तो वो गेम डेवलपर पे लोग चिल्लाएंगे ना कि आप पे। क्योंकि हो गया देखो भैया 9,999 गेम चल रहा है, आपका एक गेम नहीं चल रहा है, तो यानी आपके गेम में धांधली है। तो वही समझिए कि सब कंपनी अब धीरे धीरे आ गया कि हम लोग अपना सिलिकॉन करते हैं। और इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि सब लोग रिस्क फाइव में कूद जाएंगे धीरे धीरे कि भैया हम आर्म को भी क्यों पैसा दें, जब हम इतना पैसा दे ही रहे हैं, इतना खर्चा कर ही रहे हैं, तो हम लाइसेंसिंग का भी क्यों खर्चा करें। और आप देखिए रिस्क फाइव में कितने लोग पैसा डाल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सबका टारगेट वही है, एंड में आर्म को भी हटाओ, x86 को भी हटाओ, अपना सिलिकॉन, अपनी लीला रचाओ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपको ट्रांसलेशन लेयर का क्या असर पड़ रहा है हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।